नमस्कार, आप देख रहे प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी की सियासत हर गुजरते दिन के साथ नए मोड़ पर आ रही है। इसके पीछे वजह है साल 2022 में होने वाले विधानसभा के चुनाव। लखनऊ से लेकर दिल्ली तक चले मंथन के बीच सरकार की समीक्षा की गई। अब संगठन की मजबूती नापने के लिए अमित शाह ने खुद कमान अपने हाथों में ले ली है। गृह मंत्री अमित शाह खुद अब संगठन की मजबूती नापने का काम करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की कवायद के पीछे संगठन में कई प्रकोष्ठों और मोर्चों में पदों का खाली होना बताया जा रहा है। गृह मंत्री संगठन में तमाम खाली पदों पर अब नियुक्ति न होने, ब्लॉक, जिला, मंडल और क्षेत्रीय स्तर पर संगठन में जिम्मेदारी संभालने वाले पदाधिकारियों की योग्यता के बारे में जानकारी लेकर जल्द ही इन पदों को भरने की कवायद करने वाले हैं। जाहिर है अमित शाह के कमान संभालने का मतलब है बीजेपी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुकी है। तो दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिनों के लिए 3 जिलों गोरखपुर, बलिया और वाराणसी के दौरे पर हैं। ऐसे में विपक्ष की तैयारियों को लेकर बीजेपी की तैयारियों तक उत्तर प्रदेश में कितनी हलचल है, सब कुछ समझने की हम आज कोशिश करेंगे और अगले 1 घंटे की चर्चा आज हमारी इसी पर फोकस्ड होगी। हमें समझेंगे कि 2022 की परीक्षा में शाह किस तरह से समीक्षा करने वाले हैं, किस तरह से संगठन को मजबूत करने वाले हैं। तो इन मुद्दों पर शाह समीक्षा करेंगे। संबंधित शहर में जो भी तैयारियां चल रही हैं उसकी समीक्षा होगी। संगठन के कार्यों की जानकारी मांगी जाएगी और जनता से संवाद की स्थिति बिल्कुल सीधे निर्धारित होगी। सरकारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका क्या है, इस पर भी मंथन किया जाएगा और सरकारी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाने में संगठन की भूमिका पर मंथन होने वाला है। यह समझा जाएगा कि आखिर किस तरह से लोगों तक पहुंचा जाए और सुविधाओं को लेकर आम लोगों का नजरिया क्या है, क्या लोग बीजेपी के कार्यों को पहचान पा रहे हैं, बीजेपी की तरफ से घोषित सेवा कार्य को लेकर संगठन की सक्रियता कितनी है, कि जिस तरह के कार्य घोषित किए गए हैं उसमें संगठन की सक्रियता कितनी है। कमिश्नर, डीएम समेत स्थानीय अधिकारियों के व्यवहार की भी यहां पर समीक्षा की जाएगी और संगठन की जिम्मेदारी देने में योग्यता का पैमाना क्या होने वाला है, इसकी भी जांच की जाएगी। और चुनावी तैयारियों पर योगी का दौरा भी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के दौरे पर रहने वाले हैं। साथ ही आपको बताएं कि इन 3 दिनों में सीएम योगी 3 जिलों का दौरा करेंगे। वहीं आपको बताएं कि इन 3 जिलों का दौरा करते समय तमाम समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाएंगी। गोरखपुर, बलिया और वाराणसी के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिनों के दौरे पर रहेंगे और यहां पर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से तैयारियां आगे की जाएं। और इसी बीच में यह भी अपडेट सामने आया कि जहां पर चुनावी मंथन लगातार चल रहा था, जिस तरह से दिल्ली दौड़ चल रही थी, अब गृह मंत्री अमित शाह खुद अपने हाथों पर कमान को लेने वाले हैं। क्योंकि जिस तरह से विपक्षी दलों ने तैयारी करनी अपनी शुरू की है, कांग्रेस सक्रिय है, बसपा भी सक्रिय हो चुकी है और साथ ही अखिलेश यादव लगातार बहुत ही आक्रामक लहजे में सक्रिय हो चुके हैं। तो अब अमित शाह भी यहां पर सक्रिय हो चुके हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े होंगे इस पूरी चर्चा में और आपको मैं उनसे एक बार रूबरू करा देता हूं। गुलेश शेख हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। साथ ही संदीप त्रिपाठी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। सुमैया राणा हमारे साथ होंगी, प्रवक्ता सपा हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। और साथ ही ए.के. मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां पर सबसे पहले गुलेश जी आपके पास आते हैं। अमित शाह के हाथ में अब चीजें बहुत सारी जाने वाली हैं। लगातार उनको एक अच्छा रणनीतिकार बीजेपी के अंदर माना जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जहां जहां पर कमान उन्होंने अपने हाथों में ली है निश्चित रूप से बीजेपी को सफलता वहां पर मिले ही है। अब इस कमान के क्या मायने निकाले जाएं कि क्या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निर्धारण पहले होने वाला था, यह कहा जा रहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों में तमाम जिम्मेदारी रहेगी, अब अमित शाह की सक्रियता से क्या यह माना जाए कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीजें अमित शाह के हिसाब से ही तय होने वाली हैं? नहीं, थोड़ा सा आपको मैं कोर्स करेक्शन करना चाहूंगा। आप बोल रहे हैं कि पार्टी में अमित शाह जी को अच्छा रणनीतिकार माना जाता है। अरे पार्टी में नहीं, पूरे देश में और पूरी दुनिया में माना जाता है अच्छा रणनीतिकार। और जहां तक अमित जी का विषय है, देखिए अमित जी एक ऐसे नेता हैं जो उत्तर प्रदेश के एक एक मंडल को जानते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबे समय से कल तक काम किया है उत्तर प्रदेश में। जब जनरल सेक्रेटरी थे तब भी उन्होंने काम किया था और कांग्रेस के जो प्रवक्ता महोदय बैठे हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट दिख रही है मुझे। ऐसी मुस्कुराहट जो थी वो समाजवादी पार्टी पे भी आती थी, कांग्रेस को भी आती थी। जब 2014 का चुनाव था और अमित शाह जी जनरल सेक्रेटरी थे और वो कहते थे ये लोग कि ये गुजरात का आदमी आके उत्तर प्रदेश की जातिगत राजनीति में कैसे तो फेल हो जाएगा, कैसे क्या करेगा, क्योंकि उन्होंने सबको धूल चटा दी थी। तो अब तो योगी आदित्यनाथ हैं, जेपी नड्डा जी हैं, अमित शाह जी हैं, जिसको शक्ति का एक्सपोनेंशियली जो ग्रोथ है वह है। और मुझे अपेक्षा है कम से कम 350 से ऊपर सीटें लाकर वापस बड़ी शानदार विक्ट्री होगी। और अमित शाह जी का मार्गदर्शन तो हमेशा हमारा हर नेता ढूंढता है, क्योंकि उनकी
जो विचार है वो पॉलिटिकली, जिसको पॉलिटिकल विजडम कहते हैं, उसका एक पैमाना है। तो जब हमारे पास पॉलिटिकल विजडम का पैमाना है तो हम क्यों नहीं उपयोग करेंगे, तो क्यों नहीं मार्गदर्शन देंगे। बिल्कुल, तो पूरी तरह से आप ये तैयार हैं कि अब उनके मार्गदर्शन में ही चुनाव को लड़ा जाएगा। सुमैया जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। सुमैया जी, यहाँ पर ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से अमित शाह जी अपने हाथ में अब कमान को लेने वाले हैं, आपको क्या लगता है कि इसका कोई दूरगामी परिणाम पड़ेगा, या जिस तरह से आपकी तैयारियां पहले चल रही थी उसी तरह से आप अपनी तैयारी करेंगे? देखिए, बिल्कुल हमारी जो तैयारी शुरू दिन से थी वही रहेगी, और बल्कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए या अमित शाह जी ये दिखाना चाह रहे हैं, ये जताना चाह रहे हैं कि उनके इस एक्टिविटी से बहुत कुछ कोई बदलाव आ जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा, जनता कुछ भी नहीं भूलेगी। 2022 तक सब कुछ याद रखा जाएगा। इन्होंने जो कुछ भी किया, जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हुआ, उसमें ये क्या करेंगे, जिनके बलात्कार हुए, जिनकी हत्याएं हुई, उनका ये क्या करेंगे, जो कोरोना काल में जो इनकी अव्यवस्था थी, जो फूहड़पन था जिसको हम कहेंगे, वो ये कहाँ ले जाएंगे। तो जनता के बीच इनको जाना है, और ये किस मुंह से जाएंगे, जाहिर सी बात है इस पर इनको मंथन करना भी चाहिए, और शायद कर भी रहे हों, लेकिन इसके कोई दूरगामी परिणाम नहीं होने वाले। जहां तक बात रही समाजवादी पार्टी की, समाजवादी पार्टी पहले दिन से इस बात के लिए तैयार है कि हमको जनता के बीच किन मुद्दों को लेकर के जाना चाहिए। हमने 2012 में जो कुछ भी किया था और जो कुछ रह गया था दुर्भाग्यवश, हमें उसको किस तरीके से पूरा करना है, ये समाजवादी पार्टी की प्राथमिकता रहेगी। गुलरेज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आप बीच में? गुलरेज जी, मुझे लगता है कि हमारी बहन शायद गलतफहमी का शिकार हो गई। वो बोलने चाहती थी बंगाल में किस तरह से महिलाओं के बलात्कार हुए, घरों को, बस्तियों को उजाड़ा गया, लोगों का नरसंहार हुआ, पेड़ों पर लटकाया गया। हमारे साथ हुआ है ना। उत्तर प्रदेश में किसने किया है? उत्तर प्रदेश में तो गुंडे भगा दिए गए। ऐसी बातें करते हैं आप लोग, शर्म करो। बंगाल बोलने में भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए। मतलब आप लोग, मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग जो है कि प्रवक्ता बनने से पहले कोई झूठ बोलने का कोर्स कराते हैं आपसे। पूरी तरीके से सामने आ गया है, अब आप उस सच को भी छुपाएंगे। आप छुपा लीजिए जितना भी, लेकिन 2022 में आप जवाब देंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। मेरे कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है, मेरे कार्यकर्ताओं को नंगा करके पेड़ पर फांसी के फंदे पर लटका दिया गया है। आप बातें करती हो, शर्म आनी चाहिए आपको। शर्म भारतीय जनता पार्टी को नहीं आ रही। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात निकलकर सामने आई, इनका यही मानना है, जिस तरह से गुलरेज जी आप पश्चिम बंगाल पर आप चले गए, हालांकि बात उत्तर प्रदेश पर हो रही है, और आप ये भी बोल गए कि वो समाजवादी पार्टी की यहाँ पर प्रवक्ता हैं और पश्चिम बंगाल में टीएमसी लगातार शासन करती आई है, तो इसमें इनका क्या हाथ हो सकता है? सब अंडे बच्चे हैं सर, सब अंडे बच्चे हैं। जब ममता बनर्जी खुश हुई थी तो इन लोगों के ट्वीट देखे थे। जब ममता बनर्जी चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करी थी, इनके ट्वीट थे, इनका उनसे संपर्क है, सब एक दूसरे के अंडे बच्चे हैं। ये इस देश में केवल कम्युनिस्ट पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अपने अपने दल है, बाकी सब अंडे बच्चे हैं एक दूसरे के, वो सब कांग्रेस के चेले चपाटे हैं। ठीक है, संदीप जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। संदीप जी, आपसे हम यहाँ पर समझना चाहेंगे, जिस तरह से अब अमित शाह की रण में एंट्री हो चुकी है, आप अब उनके हिसाब से अपने रोड मैप को बदलने वाले हैं, या जिस तरह से पहले से ही प्रियंका गांधी लगातार सक्रिय हैं, आप लगातार लिस्ट बना रहे हैं, जिताऊ उम्मीदवारों को आप लोग चयनित कर रहे हैं, उसी प्रक्रिया से आप लगातार चलते रहेंगे आगे? पहली बात तो मैं आपके माध्यम से हमारे जिले प्रतापगढ़ में शलभ श्रीवास्तव एबीपी के पत्रकार थे और उनकी हत्या हुई, आपके माध्यम से उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए यह मांग करता हूं गुलरेज सेठ जी के माध्यम से अपने अमित शाह जी को, और अपने गृह मंत्री आदित्य योगीनाथ और मुख्यमंत्री भी हैं, उनको मुआवजा दिलाने का कष्ट करें। कम से कम 1 करोड़ रुपए उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी कांग्रेस पार्टी की मांग है। आपके माध्यम से हम मांग रखते हैं। अब हमारे बात कर रहे हैं कि अमित शाह जी आ रहे हैं, कौन आ रहा है। आप एक चीज समझिए कि जो बच्चा परीक्षा के पहले पढ़ाई नहीं करता है और परीक्षा के दिन रात में सोचे कि वो खूब पढ़ाई करके पास हो जाएगा, तो पास नहीं होता है। वही हाल भाजपा की है। 4 साल लगातार लूट खसोट होती रही, कभी सरकार कुछ बंसल जी चला रहे थे, कभी अमित शाह वहां से जो है बंसल के माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश को चलाया कर रहे थे। उसमें कौन सा नई बात है? अरे बंसल जी के माध्यम से चला रहे थे, आप डायरेक्ट आ रहे हैं। और रही बात अमित शाह जी की, अमित शाह जी तो सिर्फ सही चीज ये है कि वो गृह मंत्री नहीं, सिर्फ प्रचार मंत्री है। उनको चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अन्यथा आप समझिए कोरोना काल हो गया, वो कभी आप उनको दिखे हो या उनका कोई वक्तव्य दिखा हो,
कोई संवेदना उन्होंने जाहिर की हो, बिल्कुल नहीं, उनसे कोई मतलब नहीं है। चुनाव जब आ जाएगा, जब खरीदना होगा विधायकों को, डराना होगा, लोकतंत्र की हत्या करनी होगी, तो हमारे अमित शाह जी प्रकट हो जाएंगे। ये इसमें कोई नई बात नहीं है। अब रही बात, आप कह रहे हैं कि एसएसजी चेंज करने की, अमित शाह के लिए एसएसजी कौन सी चेंज करनी है? अमित शाह आप कह रहे हैं कि बहुत बड़े रणनीतिकार है। अरे बिहार में आपकी रणनीति कहाँ चली गई थी? आपकी रणनीति जो है राजस्थान में कहाँ चली गई थी? आपकी रणनीति मध्य प्रदेश में कहाँ चली गई थी? आपकी रणनीति गोवा में कहाँ चली गई थी? आपकी रणनीति हरियाणा में कहाँ चली गई थी? आप किस लिए अमित शाह जी की बात कर रहे हैं? और सारे चुनाव मोदी जी और इनके नेतृत्व में लड़े गए हैं। बेचारे जो लोकल नेता होते हैं उनका तो कोई वजूद ही नहीं रह जाता है। फिर भी हमारे योगी जी ने कुछ लड़ने की कोशिश की, अंततः उनको भी सरेंडर करना पड़ा। यह बहुत ही दुखद बात है। आप समझिए कि केंद्र की सरकार यह चाहती है कि उत्तर प्रदेश या अन्य प्रदेशों को सीधे केंद्र से हैंडल किया जाए। वही कमोबेश हाल कर्नाटक की है, वही कमोबेश जहां भी इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, ये वहां से सोचते हैं हैंडल किया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता और उत्तर प्रदेश के वासी कभी यह नहीं चाहेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश का शासन केंद्र से चलाया जाए। आप बिल्कुल डबल इंजन की सरकार से, एक इंजन आज जा रहा है पश्चिम में, एक जा रहा है पूरब में। आप पहले डबल इंजन जो सरकार बताया करते थे, आपने किया क्या है? आप काम नहीं बता पाएंगे। अमित शाह जी के आने से बहुत कुछ हो जाएगा। काम पूछो तो इनके पास काम है नहीं। हमने अभी पिछली चर्चा में पूछा था, आज गुलरेज जी हो सकता है तैयारी करके आए हो, आज ये गुलरेज जी बता दे कि आप उत्तर प्रदेश में एक मेडिकल कॉलेज बता दिए जिसको आपने शुरू किया और आपने बना के जनता को दे दिया हो। आपने कोई एक काम उत्तर प्रदेश में बता दिए जिसको आपने शुरू किया हो बड़ा काम और उसको जनता के बीच में दे दिया हो। आप पूर्णतः फेल हो चुके हैं। जिस तरीके से लगातार ब्राह्मणों की हत्या हो रही है, लगातार मुस्लिमों पर अत्याचार हुआ है, जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में आप हर वर्ग के दलितों पर पीड़न, महिलाओं के साथ अपराध में वृद्धि हुई है। आप एनसीआरबी का आंकड़ा उठाकर देख लीजिए। आप और रही बात अखिलेश जी की, अखिलेश जी के शासन में बिल्कुल शासन गंदा था, कानून व्यवस्था ध्वस्त थी, तभी आपको जिम्मेदारी जनता ने दी, लेकिन आप उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने में पूर्णतः विफल रहे हैं। इस बात को आप स्वीकार कर लीजिए, अन्यथा चुनाव के बाद आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जिसमें कोई दो राय नहीं। ठीक है, ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। ए.के. मिश्रा जी, जिस तरह से अमित शाह की एंट्री होने वाली है, इस एंट्री के क्या दूरगामी परिणाम उत्तर प्रदेश की राजनीति में देखने को मिल सकते हैं और संगठन के स्तर में बीजेपी में क्या बड़ा बदलाव हो सकता है आगे चल के? क्या कुछ नए पदाधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं? आपका इसमें अनुमान क्या है? देखिए, चेंज हमेशा होता रहता है, इसलिए अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति को देखते हैं तो 5 साल जहाँ पे शासन हो गया है तो स्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बहुत बदल जाती हैं, समीकरण भी बदल जाते हैं, वोटों के जो डिमांड होते हैं या इच्छाएं होती हैं वो भी बदल जाती है, और कार्य जो करने होते हैं सरकार को नेक्स्ट जो है सेशन में वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे कार्य पूरे हो चुके होते हैं। और यही चीज लागू होती है विपक्ष पे कि उनको भी अपनी रणनीति बनानी पड़ती है। सबसे जो बात इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अब की बार विपक्ष जो है बड़ा आशान्वित दिख रहा है। खैर, मेरी शुभकामनाएं सभी को है। सबसे मजेदार बात मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि शायद ममता बनर्जी की भी एंट्री यूपी में हो रही है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में। उससे भी जबरदस्त चीज मैं ये देख रहा हूँ कि एक गैर राजनीतिक संगठन है भारतीय किसान यूनियन टिकैत साहब का, वो बंगाल में भी एक्टिव हो गए थे, ना उनको चुनाव लड़ना है, और यूपी में वो अभी से एक्टिव हो रहे हैं। तो वो अमित शाह जी एक्टिव हो रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है? अखिलेश यादव एक्टिव हो रहे हैं, पिताश्री भीष्म पितामह माननीय श्री मुलायम सिंह यादव जी है दिशा निर्देश दे रहे हैं। उसके बाद मायावती जी अगर एक्टिव हो रही है, संदीप जी आऊंगा, संदीप जी आ रहा हूँ मैं आपके पास आऊंगा। संदीप जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। और सुन रहे हैं कि प्रियंका दीदी भी एकदम एक्टिव हो गई हैं, राहुल गांधी भी एक्टिव हैं, कांग्रेस की माता जी जो है माता जी श्रीमती सोनिया गांधी भी एक्टिव हैं। पीछे से संदीप जी आपके पास जो रणनीति बनाना, तो अमित शाह एक्टिव हो रहे हैं, तो इसमें बवाल क्यों है? ठीक है, चुनाव हार होगा या जीत होगा वो राज्य की जनता तय करेगी, लेकिन किसी के एक्टिव होने पे इतना हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत? जिसके पास जो बेस्ट चीज होगा, बेस्ट टैलेंट होगा, वो अपना उतारेगा, सबको छूट है, आप भी उतारिए। बिल्कुल, आप बोलिए संदीप जी। हाँ बोलिए, बोलिए संदीप जी। संदीप जी, संदीप जी तक अभी हमारी आवाज नहीं जा रही है। सुमैया जी, आप बीच में कुछ अपनी बात रखना चाहती थी।
बिल्कुल, मैं ये कहना चाहती हूँ कि बात अमित शाह जी के एक्टिव होने की नहीं है। वावेला या हल्ला वहाँ पे नहीं शुरू हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है जब वो एज ए गृह मंत्री फेल हो चुके हैं, जहाँ पर उनको कोरोना काल में या और तमाम मामलात नहीं दिख रहे थे, इन्होंने उस पीरियड में कुछ भी अपनी कोई आवाज नहीं उठाई और ये बिल्कुल पूरी तरीके से हाइबरनेट हो गए या आइसोलेट हो गए। और आज वो चुनाव, ये क्या हर वक्त चुनावी मोड में रहते हैं? आप बिहार में नजर आते हैं पूरी तरह एक्टिव, आप बंगाल में नजर आते हैं पूरी तरह एक्टिव, आप गृह मंत्री बनाए गए हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो क्या आप सिर्फ मैनेजमेंट ही करते रहेंगे या आप जनता के हित में भी कोई काम करेंगे, या सिर्फ आप चुनाव लड़ने, खरीदने, बेचने का ही काम करते रहेंगे खाली? गुलरेज जी। माननीय अखिलेश यादव जी बहुत एक्टिव हो गए थे। वो दुनिया ने भी देखा था, और वैक्सीन लगनी शुरू हुई तो चुपके से जाके सबसे पहले लगवाया है वैक्सीन। ये होता है एक्टिवनेस, पॉलिटिकल या पर्सनल एक्टिवनेस। अब इसको बता दीजिए आप, ये पॉलिटिकल एक्टिवनेस है कि पर्सनल? मैं बिल्कुल बता रही हूँ। तो वैक्सीन तो सबके लिए बनी थी, जिसको बीजेपी अपना ब्रांड बनाना चाह रही थी, बीजेपी अपना नाम करना चाह रही थी, उस वैक्सीन तो सबको नहीं बनी है। वैक्सीन बीजेपी की नहीं थी। आप जिस गाइड कर रहे थे, आप वैक्सीन लगवा रहे थे, गलत बैठे, उनसे भी कोई सवाल है मेरा। देखिए, जहाँ तक कि संदीप जी आ रहा हूँ, मैं आपके पास आऊंगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि दीदी शायद वह समय याद कर रही थी जब मुलायम सिंह जी फेल हुए थे बतौर देश के रक्षा मंत्री। और जहां तक अमित शाह जी की बात है, देश में कोई आतंकवादी हमला नहीं है, कोई इस प्रकार के जो गैंग होते हैं, आतंकवादी गुट होते हैं, वह सक्रिय नहीं है। तो अमित शाह जी बड़े अच्छी तरह से देश के गृह मंत्री का कार्य निष्पादित कर रहे हैं। लेकिन जहां तक के अरे छोड़ दीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। बीजेपी के राज के में हमले, अरे भाई सुन लीजिए भाई, आ जाइए। आपने ही एनसीआरबी का आंकड़ा देखिए, कश्मीर में वैक्सीन की बात निकली थी। अरे कांग्रेसी भाई सुन लीजिए मेरे, अरे भाई संजीव भाई आ जाने दीजिए संजीव जी, फिर मैं आपके पास आऊंगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा ना यार। सुन तो लीजिए पहले, सुन लीजिए पहले। गुलरेज जी बोलिए, अपनी बात पहले पूरी कीजिए। देखिए, अभी वैक्सीन की बात चल रही थी, अखिलेश यादव ने जो बोला था वो सबके सामने, ज्यादा कोई भाष्य की आवश्यकता नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा था बीजेपी वैक्सीन। लेकिन अभी तक राहुल गांधी जी ने वैक्सीन लगाता हुआ एक फोटो नहीं है, शायद नहीं लगाया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो पैक जो पाकिस्तान वैक्सीन बनाने वाला था बन चुका है, उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो लगवाओ, उसका फोटो भी तो जारी करो ताकि लोगों को मालूम पड़े कि वैक्सीन लगाने से फायदा मिलता है। संदीप जी अब दीजिए आप जवाब। जी देखिए कहां से कहां ले जा रहे हैं। गुलरेज जी की और उनकी पार्टी की ऐसी रिश्तेदारी पाकिस्तान से है कि मोदी जी बिना तो आप मत जाइए ना पाकिस्तान, पहुंच चले जाते हैं। तो आप मत जाइए पाकिस्तान। हाँ सुन लीजिए, हम गुलरेज जी, गुलरेज जी ठीक है, आपने अपनी बात बोल दी ना गुलरेज जी, आपने अपनी बात को, पाकिस्तान में गुलरेज जी आपने अपनी बात बोल दीजिए। सेंटरों पर वैक्सीन नहीं है, आप राहुल जी को लगाने के पीछे पड़े हैं। अरे भाई राहुल जी तब लगवा लेंगे जब देश का हर नागरिक मान के चलिए सुरक्षित हो जाए, नेता पहले लगवा ले। आपको लगी कि नहीं आप क्या चाहते हैं? अरे वैक्सीन पर चर्चा नहीं है गुलरेज जी, छोड़ दीजिए ना वैक्सीन को, वैक्सीन पर चर्चा नहीं है गुलरेज जी, डिटेल मत कीजिए इस तरह से। हाँ संदीप जी आप बोलिए। जा रहे थे, पाकिस्तान की बात बता रहा हूँ। हाँ। आप समझिए इनकी इतनी बड़ी रिश्तेदारी है कि पहले पाकिस्तान को गाली देते हैं। पहली बार सरकार बनी तो इन्होंने आपको पाकिस्तान जाना है, हम तो देखते मोदी जी के साथ खाला जी के यहाँ मिलाते। अरे बिरयानी खाने आपके नेता जाए। अरे मोदी जी, अरे कहाँ से कहाँ आप जा रहे हैं? ठीक है, एक पाकिस्तान वर्ड उन्होंने बोल दिया तो आप इतने पीछे अब आप चले जाएंगे क्या? अब वापस आ जाइए ना इसी पर। आप विपक्ष पर आरोप लगाते हैं। ये सरकार उत्तर प्रदेश का लोग मरे हैं, उस पर डिबेट नहीं है गुलरेज जी, दिग्विजय सिंह पर डिबेट नहीं है, पाकिस्तान पर डिबेट नहीं है, वैक्सीन पर डिबेट नहीं है गुलरेज जी, छोड़ दीजिए ना इन मुद्दों को। देखिए पाकिस्तान पे हो या ना हो, थोड़ा अरे बहन जी थोड़ा धैर्य रखिए, बात पूरी कर लेने दीजिए आप। बोलिए आप संदीप जी बोलिए। देखिए आज उत्तर प्रदेश का चुनाव
जिस तरीके से आप विपक्ष की भी बात कर लीजिए, भाजपा के खिलाफ सिर्फ कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो निकलकर हर एक मुद्दे पर, जैसे हमने बताया कल की ही बात आप कर लीजिए, जैसे हमने अभी आपको सुलभ श्रीवास्तव जी की बात की, उनकी हत्या हुई है, कोई पार्टी निकल कर नहीं आई। हमने आंदोलन किया, धरना दिया, उसके बाद मुकदमा लिखा गया, वहां प्रियंका जी ने ट्वीट किया, तो कल जो है सपा के लोगों ने कैंडल मार्च किया, बहुत अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन भाजपा सरकार आज भी उनके लिए एक जो है कंपनसेशन का अनाउंसमेंट नहीं कर पाई। आप समझिए, यहाँ पर 2 सांसद हैं, लगभग 4 विधायक भाजपा के हैं, इतना कुछ होने के बाद भी वो जो है कंपनसेशन नहीं दे पाते हैं। आप कहते हैं कि अमित शाह जी के आने से सब कुछ सही हो जाएगा। अमित शाह जी के आने से क्या हुआ सही हो जाएगा? जिस तरीके से ऑक्सीजन से लोग मरे, अमित शाह जी के आने से क्या हुआ सही हो जाएगा? जो मौतें हुई लोगों के यहाँ, वो क्या सही हो जाएगा? क्या यह सही हो जाए? आलोक जी, आधा मिनट में बोल लूंगा। क्या सही अमित शाह जी के आने से यह सही हो जाएगा कि जांच लोग नहीं करा पाए? या क्या सही हो जाएगा कि दवाइयां लोगों को उपलब्ध नहीं थी, ऑक्सीजन की वजह से लोग मर गए, हॉस्पिटल नहीं मिल पाया? आप बात ये कर लीजिए, आप बात करते हैं डेवलपमेंट पे, आप पूरी तरह से फेल है। आप सिर्फ 2 चीजें हैं आपके पास, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम कर लीजिए, या पाकिस्तान चले जाइए, पाकिस्तान और पाकिस्तान को गाली दीजिए और रिश्तेदारी बाद में निकालिए। इस बात को भी जनता समझ गई है। आप यह मानकर चलिए, चाहे अमित शाह जी हो, चाहे मोदी जी हो, कोई भी आ जाए, इस बात को उत्तर प्रदेश में यह मान के चलिए कि भाजपा गायब हो चुकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बौखलाहट या जो दिल्ली और लखनऊ की दौड़ बता रही है, जिस तरीके से समीक्षाएं बैठक हो रही है, या बता रही है कि इनके चूल्हे हिल चुकी है, या सिर्फ वही रात की पढ़ाई करना चाह रहे हैं, लेकिन रात की पढ़ाई से कुछ होगा नहीं। आपने 4 साल कुछ किया नहीं है, इस वजह से जनता आपको नकार रही है। आपके शासन में लगातार बलात्कार बढ़े हैं, लगातार डकैती बढ़ी है, एनसीआरबी का आंकड़ा है, मेरा मत मानिए, एनसीआरबी का आंकड़ा खोल कर देख लीजिए, लगातार बलात्कार बढ़ा है। हाथरस में जिस तरीके से आपने दलित बच्ची के शव को रात में जला दिया, क्या उत्तर प्रदेश भूल जाएगा? नहीं भूलेगा। क्या दलित भाई भूल जाएंगे? नहीं भूलेंगे। अच्छा, ठीक है संदीप जी, सारी बातें आपकी बिल्कुल सही है। आपने जितनी बातें बोली वो एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के नाते आपकी सारी बातें सही हैं। चलिए ठीक है, कोरोना पर आपने सरकार को घेर लिया, लेकिन जिस तरह से जब आंकड़े बढ़े थे तब आपने, सबने, विपक्ष ने ये कहा था कि कोरोना में अगर इतने आंकड़े बढ़ रहे हैं तो सरकार कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की फेल हो गई है। अब जब कोरोना के आंकड़े 300-400 में आ चुके हैं तो ये फिर सफलता किसकी है? जी, ये अगर ये आप कहेंगे तो जाहिर सी बात है, जो वायरस है वो अपने आप पीछे हट गया, वो वायरस बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। तो अच्छा, अरे गुलरेज जी, आपने सबको वैक्सीन लगा दी क्या? आपने ऐसा क्या कर दिया? आप यहाँ क्या गारंटी ले रहे हैं कि कोरोना नहीं आएगा? क्या आप गारंटी ले रहे हैं कि जून का महीना आ गया तो वायरस खुद ही पीछे हट गया, है ना? आलोक जी, अब एक बात मैं बहुत शालीनता से रखना चाह रहा हूँ। आप याद कर लीजिए गुलरेज जी की हंसी, और 21 जनवरी साहब, जहां तक मुझे डेट याद है, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि कोरोना से हम जंग जीत चुके हैं, पूरा देश निश्चिंत हो गया। और जब दूसरी लहर आई तो लोगों को बेड नहीं मिला, अस्पताल में जगह नहीं हटी, प्राइवेट हॉस्पिटल, आप मान के चलिए लोग मर गए, बाहर जाकर हॉस्पिटल के बाहर मर गए। ये आप, और लगातार जो फाइनल था, जो मेडिकल टीम जो आपने बनाई थी, वो कह रहा था कि दूसरी महामारी आने वाली है। इसी तरह आज जो गुलरेज जी आप हंसी कर रहे हैं ना, कि हंसी फिर आपको इसी पूरे देश को आपकी हंसी महंगी पड़ेगी। नहीं, मैंने ये प्रश्न आपसे सिर्फ और सिर्फ इसलिए पूछा संदीप जी, ये प्रश्न मैंने सिर्फ इसलिए आपसे पूछा कि अगर चलिए सरकार को किसी गलतियों के चलते अगर आप कोसते हैं, तो अगर कहीं पर कुछ चीजें ठीक हो रही तो क्या सरकार को सिर्फ नहीं मिलना चाहिए? नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर यह बात आप कह रहे हैं तो आप ये पूरे देश में आप मान के चलिए कि एकाएक देखिए कैसे कोरोना केस कम हो गए। क्या उत्तर प्रदेश में ही नहीं, आप हर प्रदेश में देख लीजिए। तो ये कोरोना वायरस का एक वेरिएंट जो कोई भी होता है, एक संक्रमण काल होता है। उस संक्रमण काल के बाद अगर आप लॉकडाउन जैसी प्रक्रिया अपनाते हैं, प्रिकॉशन करते हैं, जब वायरस का जो है साइकिल टूट जाती है, तो जाहिर सी बात है कि वो कोरोना वायरस में कमी आ जाएगी। मतलब आपका भी संकेत बिल्कुल साफ है यहाँ पर कि जब कोई भी मैदान में आए, अमित शाह मैदान में आए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहें, चाहे प्रियंका जी रहें, अब की बार कोरोना अपनी अहम भूमिका उत्तर प्रदेश के चुनाव में निभाने वाला है। गुलरेज जी, जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने साफ तौर पर कहा है कि अमित शाह जी के आने से कुछ नहीं बदलने वाला, क्योंकि बिहार में भी गए थे, पश्चिम बंगाल में भी गए थे, तो उत्तर प्रदेश में भी आ जाएंगे, तो इसमें कोई बड़ा राजनीतिक परिवर्तन नहीं होने वाला है। देखिए, अभी कांग्रेस वालों ने जो कहा कि अमित शाह जी का आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तो मैं ये बता दूं कि अमित शाह जी केवल 1 या 2 बार गए थे अमेठी, और पप्पू फेल हो गया था।
तो फिर आप समझ सकते हैं क्या होगा। आप ये भी मत भूलिए कि ये वही पार्टी है, जब ये उपचुनाव हुए थे तो उसमें इनको 5-5% वोट मिले। सारे जितने उपचुनाव की सीटें थी विधानसभा के उपचुनाव पे, सब में इन्होंने जमानत जब्त करा के अपना मुंह काला कराया। मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा प्रियंका रॉबर्ट वाड्रा को अपने मुंह पे खुद काली पोत लेनी चाहिए कि मेरे प्रभाव में मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी हूँ और जमानतें जब्त हो रही है, 5-5% वोट मिल रहा है उस कांग्रेस को जो अपने आप को क्लेम करती है सबसे पुरानी पार्टी। तो थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा गटर में से कालिख निकाले और मुंह पे लगा ले, अच्छा लगेगा। मानना चाहिए अपनी गलती को। चाहता ही देखिए अमित शाह जी से जो डर है इन लोगों को इनकी वाणी से दिखता है कि अमित शाह जी के नाम सुन के अंग्रेजी में कहते हो ना गूस बम्स खड़े हो जाना, इनके गूस बम्स खड़े हो जाते हैं कि अरे अमित शाह अरे अब तो हमारी राजनीति गई। तो अच्छा है ना जो यदि अमित शाह जी भ्रष्टाचारियों के ऊपर सख्त रहते हैं, यदि पॉलिटिकल पाखंडियों को निपटाने में लगे रहते हैं कि इनका पाखंड फोड़ दो, खुशी की बात। सुमैया जी बिल्कुल भी सहमत नहीं आपकी बातों से। सुमैया जी बोलिए आप। शर्म नहीं आती इनको यहाँ बैठ के गटर की बात कर रहे हैं। अभी तो बंगाल कर रहे थे, बंगाल में कौन मुंह काला होकर के आया? आप यहाँ बैठ करके फालतू की बकवास करते हैं। विधायक मेरे बन जाते हैं तो कोई आपका डेकोरम है बात करने का? कोई डेकोरम है प्रवक्ता होने का? आप कह रहे हैं मुंह काला कर रहे हैं। आपका तो जनता मुंह काला करके बंगाल से भेज दिया। आपका तो जनता मुंह काला करके बंगाल से भेजा है। और आने वाले वक्त में जनता आपका मुंह काला करके भेजेगी 2022 में। तब आपको गटर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जनता आपके मुंह पे ऐसा कालिक लगाने वाली है 2022 में। देखिए जनता तो हमको तिलक लगाती है, हमको प्यार करती है क्योंकि हम जनता के लोग हैं, जनता के बीच में निकले हुए। देखिए पिताजी अखिलेश के चाचा जी तो सिंहासन पे बैठे थे, राहुल गांधी जी के दादी, उनकी माँ, उनके पिता। ठीक है संदीप जी आपको यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं गुलरेज जी ठीक है, आपने जितने आरोप लगाने थे लगा लिए। संदीप जी अब आपको यहाँ पर जवाब देना चाहते हैं। संदीप जी बोलिए आप। सेवा करते हैं इसलिए जनता हमको प्यार करती है। संदीप जी पहली बात तो गुलरेज जी अंधेरे में है, उन्हें ये नहीं पता है कि उपचुनाव में लगभग जितनी सीटें थी वहां पर कांग्रेस जो है तीसरे नंबर पर और बहुत सी सीटों पर दूसरे नंबर पे रही है। एक प्रतापगढ़ की सीट रही है हमारे कपिल कि हमको निकलने में नींद में है क्या? चुनाव में कितने परसेंट वोट मिले? नींद में हो? अरे 32 के बाबा जी वाला गाने के लिए आ गया, बाबा जी का गाने के लिए आ गया। यूट्यूब पे जाए कहाँ से उठा लाया मुख्यमंत्री आवाज? उन्होंने इंटरव्यू में बोला है कपिल सिब्बल से उतरिए, क्या बात कर रहे हैं? देखिए मैं सुनिए, मैं वोट बता रहा हूँ कितने किसको मिले हैं। अच्छा ये बोले कपिल सुन लीजिए नहीं सुन तो लीजिए गुलरेज जी। देखिए मैं बड़ा स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, मंच के ऊपर बात करता हूँ तो खुल के करता हूँ, बिना डर के करता हूँ, बिना दबाव के करता हूँ। बोल दो ना कि कपिल सिब्बल झूठे हैं। अब सुनिए, आप कह रहे हो लालच की कैसे हारे आलोक जी? अब उनको बोल भी ले दीजिए गुलरेज जी बोलिए संदीप जी। गुलरेज जी बोलने दीजिए, पहले उनको बोलने दीजिए। संदीप जी बोलिए आप समझिए। अभी हमारे मित्र कह रहे हैं उत्तर प्रदेश के उपचुनाव तकलीफ हो रही है कि पीडी गुलरेज जी देखिए, जब तक उनकी बात नहीं आएगी तब तक फिर आप अपना कटाक्ष फिर आप कैसे करेंगे? आपने अपनी बात बोल दी, उसके बाद ही तो वो आपको उत्तर दे रहे हैं ना। गुलरेज जी सुनिए तो, गुलरेज जी सुनिए गुलरेज जी एक सेकंड, गुलरेज जी सुनिए खदेड़ के भगाएगी यही तानाशाही के दम पर। जो तानाशाही आप टीवी पर गुंडाई दिखाते हो और जनता के बीच गुंडाई दिखाते हो, चलिए ठीक है इस बात को गुलरेज जी बीच में नहीं। संदीप जी आप जो है गाँव में नहीं घुस पा रहे हो, यही हाल होने वाली है आपकी। तो संदीप जी आपका भी मतलब यही मानना है, जिस तरह से सुमैया जी ने बोला कि अमित शाह जी के आने से कुछ भी रणनीति हमारी नहीं बदलने वाली है, हम जिस रणनीति के साथ चल रहे हैं उसी रणनीति के साथ हम आगे बढ़ेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उनके आने न आने से। अमित शाह हमारे लिए कोई फैक्टर नहीं है। पहली बात, अमित शाह आएंगे तो बिल्कुल हम और फायदे में रहेंगे, नुकसान में नहीं रहेंगे। इसलिए कि अमित शाह
जिस तरीके से देखिए अंधे के हाथ बने लग फायदे में रहेंगे। अब देखिए गुलेज जी बोलने दीजिए ना, गुलेज जी एक सेकंड मैं आपके पास आऊंगा, शब्द नहीं बोलने दूंगा। गुलेज जी मैं आपके पास आऊंगा, इस तरह में फिर लगातार 1 घंटे बोलूंगा और मुंह दबा के अमित शाह को भी नहीं दिखा पाऊंगा। गुलेज जी लगा मैं आपके पास आऊंगा सीधे, एक सेकंड ना गुलेज जी बोले दीजिए। पॉलिटिकल कार्यकर्ता है तो गुंडे नहीं है, वैसे भी आजकल गुंडों का समय अच्छा नहीं चल रहा उत्तर अरे देखिए कैसे गुंडाई कर रहा है भाई भाजपा। अरे उनको बोलने दीजिए, बोलने में कहां से गुंडागर्दी आ गई? गुलेज जी बोलने दीजिए ना आप उनको, पहले बोलिए आप संदीप जी। देखिए अभी शाह जी जैसे बात कर रहे हैं हमारे गुलेज जी कि आ जाएंगे तो बहुत गुलेज जी डिटेल मत कीजिए ना बहस को। योगी जी कुछ गुलेज जी ये उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो कि उत्तर प्रदेश की बीजेपी को चला सके। तो अमित शाह को आदित्य योगीनाथ जी को मुख्यमंत्री आपने क्यों बना दिया? क्या आपको उन पर विश्वास नहीं है या उत्तर प्रदेश के लीडर सब पर विश्वास नहीं है? सब कुछ अमित शाह जी आकर कर देंगे। अब आप बात कर रहे थे राहुल जी पप्पू जी, बिल्कुल आप पप्पू जी हैं, अगर आप कह रहे हैं तो पप्पू हैं, लेकिन वो झूठे और मक्कार नहीं है। जिस तरीके से नोटबंदी में झूठ बोला गया, जिस तरीके से कोरोना में जनता झूठ बोला गया, जिस तरीके से जीएसटी में झूठ बोला गया, ये सब झूठे हैं, झूठे मोदी जी हैं। लेकिन पप्पू हो सकता है, हमारे गांव में पप्पू उस आदमी को कहा जाता है जो सीधा साधा व्यक्ति होता है और अपनी बात बिना लाग लपेट के सीधे कहता है। चलिए मैंने मान लिया कि पप्पू है राहुल गांधी, लेकिन झूठे नहीं है। और रही बात कितने जानकार और विजन है उनके पास, एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। आप समझिए कि आप अभी राहुल जी ने 4-5 दिन पहले एक ट्वीट किया कि आप जो है वैक्सीन कह रहे हैं कि जो मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन कराएगा उसी को वैक्सीन लगेगी, और 5 दिन बाद आप उसी निर्णय का मतलब देते हैं। राहुल जी जब डिमांड करते हैं वही आप फिर करते हैं। आप और देख लीजिए, आप जो कोरोना पहली नहीं देखिए संदीप जी भले ही आप इस बात को लगातार आप ये बोलते रहें कि अमित शाह जी के आने से कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जिस तरह से बूथ लेवल पर अब वो कमान अपने हाथ में ले रहे हैं, और ये भी एक बड़ी चीज है। देखिए इतने बड़े नेता का इतनी बड़ी पार्टी में कद होने के बावजूद जिले के पदाधिकारियों से सीधे संवाद करना, आपको नहीं लगता कि जमीनी स्तर पर बीजेपी ने अभी से काम करना शुरू किया है? देखिए सारे नेता करते हैं, हमारी प्रियंका जी नहीं कर रही हैं। अभी 15 कल ही परसों आपने ही न्यूज चलाई थी कि 15 जिला अध्यक्षों से बात की, आपने ही बताया। तो बिल्कुल हर नेता कर रहा है, कोई भी नेता हो, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, बिल्कुल जिला अध्यक्षों से बात करेगा, लिस्ट मांगेगा, अपनी रणनीति बताएगा, क्या होना चाहिए, उनका फीडबैक लेगा। ये होता है और हर पार्टियां करती हैं, इसमें कोई नई बात नहीं है। आप अमित शाह देखिए, भाजपा के पास और कोई मुद्दा है नहीं, ये मुद्दा पैदा करना चाहते हैं, इसलिए कि डेवलपमेंट पे फेल है, ये लोगों को रोजगार नहीं दे पाए, महंगाई पर कंट्रोल नहीं कर पाए। इन्होंने जो है बात कही थी कि हम अपराध कम करेंगे, महिलाओं पर बलात्कार की संख्या बढ़ी है, महिलाओं पर अपराध बढ़ा है। आप कोई भी जो संकल्प आपने किया था वो आप पूरा नहीं कर पाए हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप उन मुद्दों पे क्या किस मुंह से जाएंगे जनता के बीच में? तो आप एक नया मुद्दा पैदा कर देना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो जो और सारी बातें हैं वो पीछे हो जाए और आप जो है अमित शाह या किसी भी नाम पर डंका बजाकर लेके चले जाएं। और अमित शाह अगर इतने बड़े रणनीतिकार थे तो आप याद कर लीजिए 2014 के रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी थे कि अमित शाह थे? आप बताइए मुझे। जहां तक मुझे पता है कि उसके रणनीतिकार जो है प्रशांत किशोर जी थे, जो कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए काम किए। तो आपके रणनीतिकार प्रशांत किशोर जी हैं, उनका डंका पिजवाते हैं, फर्जी चाणक्य बनाते हैं। जिस आदमी को गुजरात की हाईकोर्ट में जो है बदर किया रहा हो, क्या आप गुजरात में नहीं हिल सकते हो? ऐसे लोग का आप महिमा मंडन करना चाहते हैं। बिल्कुल आप ये समझिए, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अमित शाह जी हैंडल कर रहे हैं, सही चीज ये है कि योगी जी को दबा देना चाहते हैं। आज मोदी जी को भी कहीं ना कहीं डर एक पैदा हो गया है कि हमारे लिए अगर कोई कांटा है और अमित शाह जी के लिए अगर कोई कांटा है तो भाजपा के अंदर वो योगी जी हैं। और ये भाजपा और अमित शाह और मोदी जी खुद मतलब चलिए आपने कम से कम ये तो स्वीकार किया कि योगी आदित्यनाथ का कद इतना ज्यादा है कि वो आगे चल के देश के प्रधानमंत्री के पद के लिए भी उम्मीदवार हो सकते हैं, स्वीकार कर रहे हैं ना? ये तो फिर हमने बिल्कुल ये कहा कि भाजपा पार्टी के अंदर आज जो है उनका कद इस तरीके से है कि आज मोदी जी भी घबरा रहे हैं, अमित शाह भी घबरा रहे हैं, और वो चाहते हैं कि किस तरीके से जो इनको डोमिनेट किया जाए। और उसका प्रयास जो है अमित शाह जी कर रहे हैं और मोदी जी कर रहे हैं।
नहीं हो पा रहा है तो फूट डाल रहे हैं, किसी और नेता को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। अरविंद शर्मा जी, आप बताइए, अरविंद शर्मा जी कौन सा सामाजिक कार्य किए हैं कि उनको आप MLC बनाकर यहाँ पर भेजते हैं और उनको चाहते हैं कि कोई पद मिल जाए? वो अभी तक ब्यूरोक्रेट थे, आपको बचाए, आपके जो है आपके काले कारनामों को छुपाया, उसके एवज में आप चाहते हैं तो जनता पर क्यों थोप देना चाहते हैं? वो कौन से नेता है, कौन से सामाजिक कार्य उन्होंने किया है? आप उनको दुनिया भर का बताते हैं कि डिप्टी CM बना देंगे, गृह मंत्री बनाने, योगी जी ने मना कर दिया, तब आप जो है उनको वहां पर बुलाते हैं, उन पर प्रेशर डालते हैं। लेकिन ये बात मान के चलिए कि अमित शाह जी और गुलरेज जी, जिस तरह से इन्होंने यहाँ पर एक इन्होंने नया फैक्टर अब जोड़ा है इस पूरी चर्चा में, इनका ये कहना है संदीप जी का कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार दखल बढ़ता जा रहा है उसका कारण ये भी है कि योगी आदित्यनाथ के कद को धीरे धीरे छोटा किया जाए। इनकी इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो इस प्रकार की बातें हमेशा करते हैं, भ्रम फैलाने की कोशिश पूरी करते हैं जितनी कर सकते हैं, लेकिन इनकी बातों में कोई तथ्य नहीं है, क्योंकि चाहे योगी हो या मोदी हो, दोनों मिलकर जो बोलते हैं ना अंग्रेजी में डबल बैरल बंदूका की तरह काम करते हैं इनके ऊपर। तो इनकी बातों में कोई दम नहीं है, तथ्य नहीं है। यदि अरविंद जी की बात करते हैं कि अरविंद जी को उन्होंने क्यों बताया, मोदी की फोटो कैसे गायब हो गई, अमित शाह की फोटो कैसे गायब हो गई? महाराज सुन लो महाराज, आप बताइए। सुन तो लीजिए संदीप जी उत्तर आने दीजिए पहले। संदीप जी उत्तर आने दीजिए। अरे नहीं, आप उत्तर अभी तक ये बोल रहे थे ना, हमको बोलने नहीं दे रहे थे। और अमित शाह जी, अरे मोदी जी योगी जी के माला जपिए, योगी जी सुन लीजिए। संदीप जी अब संदीप जी उत्तर आने दीजिए, नहीं फिर वो फिर आपकी बारी में बोलेंगे, आप फिर उनकी बारी में, फिर आप बीच बीच में आप इस तरह से बोलते रहेंगे। हम नहीं बोलते हैं, गुलरेज जी को पता है, हमने सिर्फ। संदीप जी मैं भी याद दिला दूंगा, ठीक है, मैं भी याद दिला दूंगा एक बार, पहले आप उनका उत्तर आने दीजिए। या नड्डा जी हो, अभी आप बोल रहे हैं कि क्या हुआ, क्यों MLC बना दिया अरविंद शर्मा जी को, क्या उन्होंने काम किया था, क्यों, क्या आपने देश को हवाई जहाज समझ रखा था जो राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया? राजीव गांधी के पायलट थे ना कि देश को हवाई जहाज बना दिया था आपने, क्या कि क्रैश कर देगा? मैं उत्तर देता हूँ, गुलरेज जी को राजनीतिक जानकारी है कि नहीं है? हमको लगता है राजनीतिक जानकारी थोड़ी भी नहीं है। गुलरेज जी अभी भी आप प्रश्न से अभी आप हट रहे हैं। सीधा सा प्रश्न ये है कि अमित शाह की एंट्री के जिस तरह से मायने विपक्ष अब निकाल रहा है। एक सेकंड ना संदीप जी, एक सेकंड। नड्डा जी, सभी एक सिक्के के दो पहलू है। हाँ गुलरेज जी, जिस तरह से प्रदेश के ट्विटर हैंडल से और फेसबुक से, अरे संदीप जी छोड़ दीजिए ना उसको, हैंडल को थोड़ी देर को, ठीक है। यहां पर गुलरेज जी जिस तरह से एक सेकंड सुनिए पहले। अब प्रश्न यह है सीधा सा, विपक्ष का भी यह कहना है कि अमित शाह की एंट्री अब इसलिए उत्तर प्रदेश की राजनीति में हो रही है ताकि योगी आदित्यनाथ के कद को कहीं ना कहीं सीमित रखा जाए, चीजों को उनके नियंत्रण से हटाकर केंद्र की तरफ को ट्रांसफर किया जाए। इस बात में कितनी सच्चाई है गुलरेज जी, इसका उत्तर दीजिए पहले। बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, जब भी चुनाव आता है, चाहे मध्य प्रदेश में चुनाव आए, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, छत्तीसगढ़ में हो, कहीं भी हो, तो राज्य की सरकार काम करती है और साथ में हमारा केंद्रीय नेतृत्व हमेशा काम करता है। ये आप देख लीजिए हर चुनाव में। ये तो क्या है कि उत्तर प्रदेश में भ्रम फैलाने का काम चल रहा है, क्योंकि इनके पास दम तो है नहीं, ना इनके पास संगठन है कि ग्रास रूट पर काम कर सके, तो केवल भ्रम फैलाए। वैसे भी ट्विटर पर राजनीति करती है प्रियंका वाड्रा, ट्विटर पर राजनीति करते हैं अखिलेश यादव, ट्विटर पर राजनीति करते हैं राहुल गांधी। ये लोग ट्विटर खेलते हैं, चुनाव लड़ते हैं, हम असली चुनाव लड़के जीत जाएंगे। लेकिन आपको ये समझना होगा कि बीजेपी की कार्यशैली है कि हम पन्ना प्रमुख से लेकर जो हमारा सर्वोच्च नेतृत्व होता है देश में, उसको एंगेज करते हैं, उसको इन्वॉल्व करते हैं। देखिए, मैं माइनॉरिटी मोर्चे का सोशल मीडिया का विंग भी देखता हूं। मैं अभी से काम पे लग गया हूं कि कौन कौन से प्रांतों में चुनाव आने हैं, मैं क्या क्या काम करना है, किस प्रकार से चीजों को विस्तार देना है। तो ये तो हमारी कार्यशैली है ना सर, हमारी कार्यशैली है। तो उत्तर प्रदेश का चुनाव होगा तो वैसे भी वहां पर भी ऐसी ही होगी, मध्य प्रदेश का जब होगा तो यहाँ पर भी वैसे ही होगी, राजस्थान का होगा तो वहां भी ऐसी ही होगी। जहां जहां भी चुनाव होता है बीजेपी अपने पूर्ण भाव से लड़ती है। उत्तराखंड में हमारी सरकार है, उत्तराखंड में भी आप देखेंगे केंद्रीय नेतृत्व भी जाएगा और राज्य का नेतृत्व भी लड़ेगा। यही चीज आपको यूपी में भी दिखेगी, अन्य प्रांतों में भी। ठीक है, AK मिश्रा जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। AK मिश्रा जी, जिस तरह से बीजेपी को ये उम्मीद है और ये मानना है लगातार काफी लंबे सालों से कि अगर अमित शाह की एंट्री होती है तो पूरी तरह से जीत की गारंटी बन जाती है, लेकिन विपक्ष इस बार बहुत ही आश्वस्त सा दिखाई दे रहा है। लगातार दलों का यह कहना है कि अगर अमित शाह होते हैं तो इससे बीजेपी को नुकसान होगा और हमको इससे फायदा हो जाएगा। देखिए, मैंने शुरू में ही बोला था, केवल बीजेपी ही नहीं सारी पार्टी को लोग बड़े उत्साहित हैं, क्योंकि ये एक
मिनी इंडिया का इलेक्शन होता है। विपक्ष जैसा बार बार बोल रहा है कि अमित शाह के आने से कोई जो है चेंज नहीं होगा। बीजेपी भी तो यही चाहती है। बीजेपी थोड़ी चाहती है कि चुनावों के नतीजों में कोई चेंज हो। वो तो चाहती है कि जो नतीजे आज की डेट में है, जितनी सीट है मिनिमम, वो बने रहे। बीजेपी वाले यहाँ चेंज करने के लिए थोड़ी आ रहे हैं, बीजेपी वाले होल्ड करने के लिए आ रहे हैं। चेंज अगर करना है तो विपक्ष के नेताओं को करना है। और जिस हिसाब से ये लोग इतना लाइटली ले रहे हैं ये बोल करके, जिस आदमी ने कई चुनाव जिताए हो, एकदम विपरीत परिस्थिति में चुनाव जो है जिताए हो, जहां पे 2 सीटों से जिस आदमी ने पूरी मेजोरिटी बना दी हो, तो अब इसको क्या बोलेंगे? इसको ये बोलेंगे कि शुतुरमुर्ग की तरह आप रेत में जो है अपना सर गाड़ देते हैं, तो इसका मतलब है चुनौतियां समाप्त नहीं हो जाती हैं। आपको चाहिए कि अगर अमित शाह आ रहे हैं तो आप एक डिफरेंट वे से एनालिसिस करिए, रणनीति बनाइए, क्योंकि किसी भी नए नेता या नायक के आने से परिस्थितियां बहुत चेंज हो जाती हैं। इस फैक्टर पे आप न सोच के, बल्कि आप अपने आप को सेल्फ कंसोल कर रहे हैं कि जी हम जैसे हैं। ये लोग बोल भी रहे हैं कि हमारी रणनीति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है, सिचुएशन में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अरे साहब, 5 सालों में बहुत सारी चीजें परिवर्तित हो गई हैं उत्तर प्रदेश में। मुद्दे बदल गए हैं, जनता की डिमांड बदल गई है, चुनौतियां बदल गई हैं और राजनीतिक तारतम्य बदल गए हैं। तो इस बदले हुए सिचुएशन में अगर आप अपने आप को न बदलें और 15 साल पहले वाला बना के रखें तो नुकसान किसको होगा ये बताने की जरूरत नहीं है। मैंने तो शुरू में ही बोला मेरी शुभकामनाएं सबको है। वाइड होकर के, थोड़ा ओपन माइंडेड होकर सोचिए। हो सकता है विपक्ष को लगे कि किसी भी एक नए प्लेयर के आ जाने से बहुत सारे चुनावी चुनौतियां बदल जाती हैं, तो आपकी रणनीति को भी बदलना चाहिए। तो हल्के में अगर ये ले रहे हैं तो हम और आप तो कुछ बोल नहीं सकते, इनको लेने दीजिए। संदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जैसे अभी आप कह रहे हैं, हमने एक मिश्रा जी से बड़ी विनम्रता के साथ, हमसे बड़े हैं, मैं हो सकता है मुझे ना पता हो, मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि वो कौन से राज्य हैं जहां अमित शाह जी ने जाकर विपरीत परिस्थितियों में परिवर्तन कर दिया। पहला सवाल। और दूसरी बात, अभी आप ये कह रहे हैं कि अमित शाह जी शेर आ जाने से, आप यही समझिए शेर जानवर होता है, तो अमित शाह जी जानवर तो है नहीं। हमको इंसान की जरूरत है। हम लोग इंसान हैं, इंसानियत के नाते हम चुनाव में जाएंगे और इंसानियों वाले काम जो है कि अभी तक मोदी जी से रहे, अब अमित शाह जी को बना दिए हमारे AK मिश्रा जी ने शेर, तो हमको शेर के उत्तर प्रदेश में जरूरत नहीं है। इसलिए कि ईश्वर ने भी ऐसा यहाँ माहौल किया है कि यहाँ शेर जो है इटावा में देखिए रखने की कोशिश भी हुई, नहीं रख पाए, वहाँ पर खत्म। चलिए ठीक है, सुमैया जी कुछ कहना चाहती हैं? सुमैया जी, ये हालात जो है इनके शेर के अनुकूल नहीं है। फिर इसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। सुमैया जी, आप बोलिए। मिश्रा जी अभी बोल रहे थे कि अमित शाह जी एक नेता और नायक की हैसियत से आ रहे हैं, मैं उनकी जानकारी में दे दूं, ये हो सकता है उनकी नजर में नेता या नायक हो, जनता उनको खलनायक मान चुकी है और घोषित भी कर देगी 2022 में। और नेता किस बात के, ही इज जस्ट अ मैनेजर, वो मैनेजमेंट करते हैं। आप बैठ करके यहाँ पर एक तरफा बात कर रहे हो, फिर आप कह रहे हैं मैंने सबके लिए ही बात कही है। आप कैसे बोल सकते हैं? ये उत्तर प्रदेश ने खासकर जो नजारा देखा है ना, जो मरघट पे जो यहाँ के जो जहाँ पे चिताएं जलती हैं वो देखा है, जो अस्पतालों में देखा है, जो सड़कों पे दम तोड़ते देखा है, जो कब्रिस्तानों में लाइन देखी है और जो गंगा के किनारे जो लाशों का अंबार देखा है, उससे आप मान सकते होंगे खलनायक। लेकिन जनता की नजर में अमित शाह एक खलनायक हैं और उसको घोषित करेगी जनता 2022। तो आपका विश्लेषण यहाँ पर यह है कि अगर अमित शाह आते हैं तो उससे बीजेपी को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। AK मिश्रा जी, आप यहाँ पर कुछ अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? ये सारे चुनावी मुद्दे इन लोगों के लिए हो सकते हैं, लेकिन मैं फिर अब अगर 1 to 1 जवाब देना है तो मैं बोलूंगा भाई, जिस पार्टी ने हॉस्पिटल के सारे बेड एडवांस में जो है बुक करा लिए हैं, तो जनता के पास ये खबर नहीं है। सुन लीजिए मिश्रा जी, और जब अमित शाह आ जाएंगे तब क्या होगा? आप चीजों को ओपन होके प्रशांत किशोर को फिर लेकर आइए, हो गया, याद है ना वो? तो जनता बहुत सारी चीजों को, मेरे कहने का मतलब ये है, इतना लाइटली लेके निश्चिंत होके मत बैठिए। यूपी का चुनाव इतना सिंपल चुनाव नहीं होता है। 2500 तो नई पार्टियां आ रही है, निशान पार्टी आ रही है, भाजपा आ रही है। आप ये मान के बैठ गए कि हम तो जीत गए हैं, कोई भी आए, अगर आप ये मान रहे हैं कि हम तो जीत गए हैं,
तो आपको तो डिबेट में भी आने की जरूरत नहीं है, आप सीधे विजय जुलूस निकालिएगा, हम प्रचार करने भी बच जाइए, हम अपने आप को वोट देने भी बच जाइए। जनता मान रहे हैं, हम अपने आप को जनता के बीच में मान रहे हैं। अरे इसके पहले भी आप मतलब जनता के बीच में तो बीजेपी भी जाएगी ना, कांग्रेस भी जाएगी। नहीं, इसके पहले भी आप जनता के बीच में अपने आप को दिखाती थी। अमित शाह जी ने जीते हुए तो आप मान रहे हैं, आप पिछले 10 सालों से जनता के बीच में अपने आप को दिखा रही है। समाजवादी पार्टी जनता पे भरोसा करती है, जनता के बीच रहने में भरोसा करती है। अरे तो जनता के बीच में तो सारी पार्टियां जाएंगी ना सुमैया जी। सुमैया जी, बात यहाँ पर मैनेजमेंट की है, देखिए बात यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट की। एक सेकंड मिश्रा जी, मैं आ रहा हूँ, मैं आपके पास आ रहा हूँ। सुमैया जी, जिस तरह से आप ये लगातार बोल रहे हैं कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता के बीच में तो कांग्रेस भी जाएगी, बीजेपी भी जाएगी, आप भी जाएंगी, लेकिन जनता को कौन कितना बेहतर समझा पाएगा, अब मंथन इस चीज पर आकर अटक गया है। बिल्कुल, देखिए मैं बात यही तो मैं कह रही हूँ कि अभी कुछ दिनों पहले का या साल भर पहले से जो सिनेरियो चेंज हुआ है पूरा, हर कोई चाहे वो हमारी पार्टी हो या तमाम और दल हो, वो अपने अपने विश्वास के साथ और अपनी अपनी बंद पोटलियों के साथ जाएगी जनता के बीच में। जनता किस पर भरोसा करती है, किसको नकारती है, ये आने वाला वक्त पूरी तरीके से बता दे। ये सुर क्यों बदल गए आपके अभी? अरे मेरे सुर और आज भी और बोल रही थी, अभी फिर वही बोलने लगी। मैंने क्या बोला? बंद पोटली के साथ, अरे बंद पोटली का राजनीति में कोई वो नहीं है, कोई गुपचुप समझौता करना है क्या? बंद पोटली यहाँ मैं बोल रहा हूँ, खुले दिमाग से आप जाइए। आप इसका मतलब जो भी पार्टियां हैं खुले दिमाग से जाइए। मतलब क्या होता है? बंद पोटली पिछले चुनाव में भी आपकी नहीं खुली थी। नहीं, ठीक है, जनता सब कुछ जानती है, जनता सब कुछ जानती है, और इसीलिए प्राइम न्यूज भी लगातार अब इन मुद्दों को धीरे धीरे उकेरता जा रहा है कि चुनाव शुरू होने से पहले ही, चुनाव के पहले से हम लगातार हर किसी का पक्ष यहाँ पर दिखा रहे हैं। संदीप जी, हाँ बोलिए, आप छोटी सी टिप्पणी दीजिएगा, समय थोड़ा सा कम है। जी बिल्कुल, हम मिश्रा जी कह आपके पास आ रहा हूँ कि जो है हम जीता हुआ मान रहे हैं। बिल्कुल हम नहीं जीता हुआ अपने आप को मान रहे हैं, लेकिन जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो अपने आप जीत गई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। जनता इसलिए आप सुन लीजिए मिश्रा जी, अरे गुरु अरे गुरुदेव, हमें पता है भाजपा प्रवक्ता से ज्यादा भाजपा को डिफेंड कर लेते हैं। आपके साथ भाजपा को डिफेंड कर लेते हैं, उनकी बात आ जाने दीजिए, मिश्रा जी आने दीजिए, बोलिए आप संदीप जी। हम अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से हर एक राजनीति के मुद्दे का एक पीक होता है, आपने उन मुद्दों को भुना लिया। अब आपके भाजपा के पास है क्या? हमने जैसे अभी 4-5 सवाल पूछे, आप बताइए, आन इसकी इन्होंने जवाब दिया, क्या आप कितने रोजगार दिए? जवाब नहीं है। आपने काम क्या किया? जवाब नहीं है। आपने जो है अपराध कम किए? जवाब नहीं है। महंगाई कम किया? जवाब नहीं है। पेट्रोल डीजल के दाम इतने क्यों बढ़ गए? जवाब नहीं है। तो आपके मुद्दे वो नहीं है। आज आप सत्ता में हैं, आपको जनता के बीच में जवाब देना पड़ेगा, और उन्हीं मुद्दों को हम लेके जाने वाले हैं। ये बात आप के मिश्रा जी भी समझ जाएं और हमारे उल्लेख जी समझ जाए, जितनी जल्दी समझ जाए उतना बढ़िया है। संदीप जी, यही तो है, यही तो है कि 2022 का चुनाव होने वाला है, और अगर हम कांग्रेस की लाइन देखें, सुनिए तो संदीप जी, अगर हम कांग्रेस की लाइन देखें, हम सपा की लाइन देखें, हम बसपा की लाइन देखें, सभी की लाइन एक जैसी सुनाई भी देती है, दिखाई भी देती है, पढ़ने में भी बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं कि हम जाएंगे, हम योगी सरकार की नाकामी को गिनाएंगे, केंद्र सरकार कहां पर फेल हुई हम ये बताएंगे, और जनता हम पर भरोसा कर लेगी। तो ऐसे पर काम नहीं चलेगा ना, आपको भी अपना कहीं ना कहीं रोड मैप उसको समझाना पड़ेगा ना जनता को। बिल्कुल, आलोक जी एक लाइन अलग है सबसे हमारी, जो हम पहले डिबेट में भी कहे, हमने ये बताया कि हम रोजगार कैसे दिए थे और कैसे देंगे। हमने जैसे बताया कि एक छोटे से 150 चीनी मिल लगाई थी, हमने हम रोजगार देंगे, हम जो है 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, मनरेगा का काम 100 दिन से 200 दिन करेंगे। मतलब रोड मैप आपके पास है पूरा कि आप जनता के बीच में क्या लेकर जाने वाले। गुलेर जी, हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, छोटी सी आप यहाँ पर अपनी टिप्पणी दीजिए कि आप किस तरह से आगे चल के तैयारी करने वाले हैं। देखिए, हमारी तैयारी तो वही है जो हमेशा रहती है, 15 प्रमुख से लेकर राष्ट्रीय चुनाव लड़ते हैं। संदीप जी बोले समय हमारे पास कम है। संदीप जी क्रॉस क्वेश्चन नहीं, संदीप जी क्रॉस क्वेश्चन नहीं, अभी समय कम है हमारे पास। संदीप जी बीच में नहीं, संदीप जी प्रबल शेर, समय थोड़ा सा कम है। शेर का मतलब होता है ताकतवर, तो अमित शाह जी हमारे ताकतवर शेर नेता है। आपको मुबारक हो, कुत्ती मुबारक हो, आपको कुत्ता मुबारक हो, आपको गिद्ध मुबारक हो, आपको सियार नेता मुबारक हो, हमारा तो शेर नेता है साहब।
चलिए ठीक, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने अपनी अपनी तैयारी को यहाँ पर बताया और ये समझाने की कोशिश की कि आखिर 2022 के चुनाव में किस तरह से आप सभी जनता के बीच में जाने वाले हैं। समाजवादी पार्टी ने भी अपना पक्ष रखा कि हम जनता के बीच में पूरी तैयारी के साथ जाएंगे और तमाम उन नेताओं को हम जनता के बीच में पहले से भेज रहे हैं जो कोरोना काल में काम करते आए हैं। यहां पर प्रियंका गांधी भी सक्रिय हैं, वो भी जिलाध्यक्षों से सूची मांग चुकी हैं। जिताऊ नेताओं को लगातार चयनित किया जा रहा है। मायावती भी एक्टिव हो चुकी हैं और ये कहा है कि काडर पर भरोसा कीजिए, ना कि उन नेताओं पर जो कि दल बदल सकते हैं। बीजेपी ने भी अपनी रणनीति बिल्कुल साफ कर दी है कि अब अमित शाह की एंट्री होने वाली है और निश्चित रूप से सारे विपक्षी नेता जानते हैं कि अमित शाह एक अच्छे रणनीतिकार हैं और इसका दूरगामी परिणाम जरूर उत्तर प्रदेश की राजनीति में पड़ेगा। आप सब जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ, हर रंग सियासत का हम आपको दिखाने वाले हैं। नमस्कार।